स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेंट गुरु देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हमसे पूछते हैं कि सर आप जीएसटी के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते? जीएसटी नया है, उसमें बहुत सारी कंप्लाइंसेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, हम किसके आगे कहें, किससे पूछें? काम जरूर करते हैं हम जीएसटी में, लेकिन डेली रूटीन में इतने बिजी हैं, डेली रूटीन के जितने भी काम होते हैं अकाउंट्स के उसमें बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसीलिए हम इनके सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, और जैसा हमारा काम चल रहा है बस हम इसी तरह से काम को करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सीएम से पूछता है कि आपका जो पोर्टल है और आपकी बुक्स है, आपकी बुक्स एज पर पोर्टल मैच है या नहीं, हमारी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इतने सारे कंप्लाइंसेस, इतने सारी दिक्कतें हैं, उसमें पूछो मत। कभी उसके अंदर 10% वाला कंसेप्ट आ जाता है कि आप 10% आईटीसी ले सकते हैं, कभी उसके अंदर बैक डेट के इनवॉइसेस आ जाते हैं, बैक डेट में इनवॉइस डल जाते हैं तो हमारी बुक्स हमारे पोर्टल से मैच नहीं हो जाती है, डिफरेंस आ जाता है, और ऐसे बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं। तो प्लीज सर आप जीएसटी के बारे में वीडियो बनाइए और हमें बताइए इन सभी के सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों आपकी जो फरियाद है हमने सुन ली है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे जीएसटी से रिलेटेड, और इसके बारे में आज हम एक वीडियो बना रहे हैं, और इसके अंदर जो हम कंप्लीट आपको बताएंगे क्या क्या जीएसटी में प्रॉब्लम आती है और उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। एक छोटा सा जीएसटी का ब्रीफ में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कहा जाता है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि जीएसटी ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट ऑफ टैक्स पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में एक प्रोडक्ट का रेट 18% है और पंजाब में उसी प्रोडक्ट का रेट 5% है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम रेट है, जो रेट हरियाणा में है उस प्रोडक्ट का वही पंजाब में है, वही यूपी में है, वही महाराष्ट्र में है। तो इसीलिए जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। जीएसटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 आईजीएसटी, नंबर 2 सीजीएसटी, नंबर 3 एसजीएसटी। अब ये एसजीएसटी क्या होता है? एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी, और सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब इकट्ठा जीएसटी। जैसे आप कुछ पार्ट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो या परचेज करते हो तो आप कुछ टैक्स सेंटर को देते हो, कुछ स्टेट को देते हो, लेकिन अगर आप आईजीएसटी में परचेज या सेल करते हो तो आपको इकट्ठा टैक्स आईजीएसटी में देना होता है। उसके बाद आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको सी और एस में इक्वल पार्ट में या अपनी जरूरत के अनुसार इसको डिवाइड कर सकते हो। तो वो भी हम आपको बताएंगे कैसे होती है इसकी कैलकुलेशन और कैसे इसे डिवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ जीएसटी रेट। टाइप्स ऑफ जीएसटी रेट होता क्या है? इसमें हमें पता चलता है कि जीएसटी कितने रेट में डिवाइड है, टोटल इसके कितने रेट्स होते हैं। तो इनके रेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले आता है 0%, उसके बाद आता है 5%, उसके बाद आता है 12%, उसके बाद आता है 18%, उसके बाद आता है 28%, और इसके बाद निल रेटेड भी आता है, एग्जेम्प्ट भी आता है, और नॉन जीएसटी भी आता है। अब ये सब होते क्या हैं इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके बाद और भी जीएसटी रेट है, जैसे 0.1% ये भी एक जीएसटी का रेट है, 0.25% ये भी एक जीएसटी का रेट है, 1% भी जीएसटी का रेट है, 1.5% भी जीएसटी का रेट है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 7.5% ये भी एक जीएसटी का रेट है, 3% ये भी जीएसटी का एक रेट है। तो ये सब थे जीएसटी के रेट। जैसे जैसे आप काम करोगे जीएसटी में, सेल परचेज करोगे, सर्विस दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये जीएसटी के रेट एप्लीकेबल होंगे। डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। तो ये आगे हम समझेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं जीएसटी की प्रॉब्लम्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीएसटी में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जिन्हें हम डेली रूटीन में फेस कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमारी जो सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी हम डाटा एंट्री तैयार करते हैं वो हमारी पोर्टल से मैच होती ही नहीं कभी भी। उसका मेन कारण क्या है वो सब हम आपको बताएंगे। देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जीएसटी में एक कंसेप्ट है जीएसटी लेजर को मैच करने का, ठीक है। उसमें से एक है जीएसटी कैश लेजर।
उसके बाद आता है जीएसटी क्रेडिट लेजर, उसके बाद आता है जीएसटी लायबिलिटी लेजर। ये ऐसे लेजर है जिनके बारे में आपने सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन इनके बारे में कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डेली रूटीन के काम इतने होते हैं कि हम इसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, आपका जीएसटी क्रेडिट लेजर होता है, उसको आपको मैच करना होता है। अगर आप उसे मैच नहीं करोगे, आपकी बुक्स आपके पोर्टल से कभी मैच नहीं होगी। उसके बाद आता है आपका जीएसटी कैश लेजर। जीएसटी कैश लेजर अगर आपका मैच नहीं है तो आपकी बुक्स आपके पोर्टल से कभी मैच होगी ही नहीं। तो आपको जीएसटी कैश लेजर, जीएसटी क्रेडिट लेजर, ऐसे ही जीएसटी लायबिलिटी लेजर है। आप इन तीनों लेजर को जब अपने पोर्टल से मैच करोगे, मतलब इन तीनों लेजर को बुक्स में मैच कर लोगे, तो आपकी बुक्स आपके पोर्टल से मैच हो जाएगी। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे मैच किया जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है कंपैरिजन रिपोर्ट। जीएसटी में कंपैरिजन रिपोर्ट का एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी है एज पर जीएसटीआर 1 क्या है और एज पर 3B क्या है, वो उन दोनों का कंपैरिजन दिखाता है। और साथ ही साथ उसमें पता चलता है हमें कि एज पर 2A हमारा आईटीसी कितना है और एज पर बुक मतलब एज पर 3B हमारा आईटीसी कितना बनता है, तो उनका भी कंपैरिजन दिखाता है, जिसके हिसाब से हम अपनी एडजस्टमेंट करते हैं। कोई आईटीसी अगर हमारा लेना छूट गया है तो हम उसे अपना मैच कर लेते हैं। और ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे मैच करना होता है अपनी बुक्स के साथ। तो कई लोग नहीं मैच कर पाते और कुछ लोग कर लेते हैं। तो जो लोग नहीं मैच कर पाते उन लोगों को हम बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे अपनी कंपैरिजन रिपोर्ट को अपनी बुक्स के साथ मैच करना है, ताकि आपकी बुक्स आपके पोर्टल से मैच हो सके। और इन सभी के बावजूद सीए हमसे कहता है, जब हम ऑडिट करवाते हैं तो कहता है कि क्या आपकी बुक्स आपके पोर्टल से मैच है। अरे कैसे मैच होगी, इतने सारी कंप्लायंसेस है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, उन सभी को पूरा करते करते कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है और हमारी बुक्स हमारे पोर्टल से मैच नहीं हो पाती और हम वैसे परेशान रहते हैं। फिर एंड में जाकर जबरदस्ती अपना मतलब ऑडिट करवा लेते हैं, हमारी बुक्स भी मैच नहीं है फिर भी करवा लेते हैं। लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो गलत है। सबसे पहले हमारी जो बुक्स है वो मैच होनी चाहिए एज पर पोर्टल, उसके बाद ही आप अपना ऑडिट करवाएं, नहीं तो ये पूरी लाइफ आपको परेशान करेगी और बहुत सारी लायबिलिटीज आपकी इकट्ठी हो जाएगी। कुछ ऐसी लायबिलिटीज होंगी जिनको आपने इग्नोर कर दिया होगा, फ्यूचर में जाकर आपको वो परेशान कर सकती हैं, आपको नोटिस आ सकता है और वो टैक्स आपको पे करना पड़ सकता है। और ऐसे बहुत सारे आईटीसी होते हैं जो आपने किसी कारण से छोड़ दिए लेने और फ्यूचर में आपको फिर गवर्नमेंट मना कर देती है, हम आपको ये आईटीसी नहीं देंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप अच्छे से अपना आईटीसी और लायबिलिटी अपना टाइम पर आप क्लेम कर सकें, लायबिलिटी पे कर सकें, अपनी बुक्स को पोर्टल से मैच कर सकें। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, इसमें एक चैप्टर है जीएसटीआर 1, जो आपकी एज पर बुक होनी चाहिए। आपकी जो बुक है वो पोर्टल से मैच होनी चाहिए एज पर जीएसटीआर 1। इसी तरह से आपकी जीएसटीआर 3B जो आपकी बुक से मैच होनी चाहिए और आपकी बुक आपके पोर्टल से मैच होनी चाहिए। उसके बाद आता है जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A आपकी बुक से मैच होनी चाहिए और आपकी बुक आपके पोर्टल से मैच होनी चाहिए। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैच करनी। तो ये सभी चीजें कैसे मैच होंगी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक और कंसेप्ट आया था, वो है 10% आईटीसी का कंसेप्ट। मतलब कहते हैं जितने बिल आपके 2A में शो कर रहे हैं बस आप उसका 10% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह की अकाउंटिंग हम नहीं कर पा रहे थे। हमारा मानना यह था कि जितने बिल हमारे पास पड़े हैं हम उसका आईटीसी 100% ले लें। तो ऐसा नहीं है, आपके जितने बिल पोर्टल पर शो होते हैं आप उसका 10% एक्स्ट्रा आप आईटीसी ले सकते हो और जितने शो हो रहे हैं उसका तो आप 100% ले सकते हो। तो इस तरह की अकाउंटिंग भी हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा सब होच पोच हुआ पड़ा था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। तो आज इस वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे कि कैसे हम 10% आईटीसी की अकाउंटिंग कर सकते हैं और उसके बावजूद भी हमारी बुक हमारे पोर्टल से मैच होगी। अगर बाद में वो जो इनवॉइस शो नहीं हो रहे हैं पोर्टल पर, हमारे 2A में शो नहीं हो रहे हैं, तो बाद में वो शो हो जाएंगे। तो उसके बाद की अकाउंटिंग आप कैसे करोगे वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए कि कैसे आप जो इनवॉइस बाद में शो होते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी मैच करेगी और जितना भी आईटीसी आपका रहता है वो सब आप क्लेम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बैकडेटेड इनवॉइस। क्या होता है, हम करंट में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और पता चलता है कि एक इनवॉइस हम डालना भूल गए या 2 इनवॉइस डालना भूल गए, जितने भी इनवॉइस हम डालना भूल गए अपनी बुक्स में, किसी भी कारण से, मैं उन मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहूंगा, कारण कोई भी हो सकता है, आप इन इनवॉइस को अपनी बुक्स में डालना भूल गए। अब ऐसे में हुआ क्या कि आप आईटीसी नहीं ले पाए, सामने वाली पार्टी ने आपके 2A में भी नहीं दिखाया था। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इस टाइप की अकाउंटिंग भी आप कैसे करोगे और उसके बावजूद भी आपकी बुक्स आपके पोर्टल से मैच होगी, ऐसी अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ आप इसी चैनल पर
सीख सकते हो, हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है। कुछ कारण ऐसे भी हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें आप आईटीसी को रिक्लेम कर लेते हो और उसको वापस आपको करना चाहिए, और कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें आप आईटीसी को रिवर्स करते हो। ऐसी अकाउंटिंग आप कैसे करोगे, बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप रिक्लेम आईटीसी और रिवर्सल ऑफ लायबिलिटी की एंट्रियां कैसे करोगे और कैसे अपनी बुक्स को मेंटेन कर सकते हो, अपनी बुक्स को एज पर पोर्टल मैच कर सकते हो, ताकि जब भी सीए आपसे पूछे कि आपकी बुक्स पोर्टल से मैच है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहो यस सर हमारी बुक्स पोर्टल से मैच है। और जब सीए उसको चेक करे तो सीए के वाकई में अकाउंटिंग हो तो ऐसी। दोस्तों, एक हमारे जितने भी सब्सक्राइबर और हमारे फ्रेंड्स हैं वो एक क्वेश्चन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अकाउंट्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, चाहे वो टैली हो, मार्क हो, बिजी हो, सैप हो, डीएमएस हो, इस तरह के बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं। कुछ कंपनियां तो अपने पर्सनल सॉफ्टवेयर बनवाती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मार्क में अच्छे से काम होता है, टैली में अच्छे से काम होता है, बिजी हमें नहीं आता तो हम अकाउंटेंट नहीं बन सकते, मार्क हमें नहीं आता अकाउंटेंट नहीं बन सकते, सैप हमें नहीं आता तो हम अकाउंटेंट नहीं बन सकते। दरअसल है क्या, ये सभी के सभी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। अदरवाइज फीचर सबके सेम होते हैं। सब में आप अकाउंट्स बना सकते हो, सब में आप बिलिंग कर सकते हो, सब में आप इन्वेंट्री बना सकते हो, प्रॉपर अकाउंट्स बना सकते हो। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबके सब सेम फीचर वाले होते हैं, बट सबके फीचर अलग अलग जगह पर स्टैब्लिश होते हैं, तो उनको थोड़ा सा यूज करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ऐसे में जो भी आपका मतलब कि सॉफ्टवेयर जिससे आपने परचेज किया है, आप उससे एक छोटी सी ट्रेनिंग लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑपरेट कीजिए। यूट्यूब पर भी काफी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, आप वहां से देखकर भी सीख सकते हैं कि कैसे इन सॉफ्टवेयर को यूज करना है। इसीलिए आप इन सॉफ्टवेयर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। आप जब भी काम करेंगे आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है और इन सॉफ्टवेयर को अकाउंट्स पर्पस के हिसाब से चलाना है। इन सॉफ्टवेयर के हिसाब से अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। इस चीज का आप खास ध्यान रखिए कि अकाउंट्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर को चलाना है। अगर आपको सपोज कीजिए जितनी भी अकाउंटिंग करनी होती है वो बैलेंस शीट बेस होती है, आपको बैलेंस शीट से बाहर कुछ भी नहीं बनाना होता, और बैलेंस शीट से बाहर जितना भी है वो बिजनेस से बाहर है। ठीक है, आपको अगर बैलेंस शीट के अंदर सेल डालनी है, परचेज डालनी है, क्रेडिटर डेटर्स डालने हैं, लॉस प्रॉफिट निकालना है, एक्सपेंसेस डालने हैं, लॉन्स वगैरह होते हैं, इन सभी की एंट्री करनी है, कैपिटल्स अकाउंट्स, फिक्स असेट्स वगैरह, ये जितनी भी एंट्रियां होती हैं आपको इन एंट्री के हिसाब से सॉफ्टवेयर को सीखना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में ये फंक्शन कहां पर है, कहां से हम इन एंट्रियों को करें। सिर्फ इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैसे सेल परचेज करनी है इतना ही सीखना है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन को सीखना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। आपकी जरूरत सिर्फ इतनी है कि बैलेंस शीट में जितने ऑप्शन दिए हैं सिर्फ आप उन्हीं को सीखिए। आपको पूरा सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बैलेंस शीट पर्पस के हिसाब से सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना है। बेशक सारा सॉफ्टवेयर मतलब कि ऐसे कैसे ही रह जाए, आपको सिर्फ उतना फंक्शन सीखने हैं जितनी आपकी जरूरत है, बैलेंस शीट में जितना डाटा आपको डालना है, और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, क्या क्या सीखोगे। एक कंपनी छोड़ोगे दूसरी कंपनी में जाओगे, वहां दूसरा सॉफ्टवेयर लगा हुआ तो आप फिर से फ्रेशर हो जाओगे। तो इसीलिए आप अकाउंट्स में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, सॉफ्टवेयर की टेंशन बिल्कुल ना लो, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो 1 महीने की ट्रेनिंग में आप दोबारा से सीख सकते हो। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप इन सभी प्रॉब्लम का समाधान हमारे इस वीडियो के अंदर ले सकते हो। अब बाकी की बातें हम करेंगे प्रैक्टिकली सेशन के अंदर, जो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे कि कैसे इन सभी तरह की एंट्रियां करनी है, कैसे अपनी बुक्स को अपने पोर्टल से मैच करना है, ताकि जब भी सीए पूछे कि क्या आपकी बुक्स पोर्टल से मैच है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहो यस सर हमारी बुक्स पोर्टल से मैच है। बिना किसी टेंशन के आप अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हो, अपनी बुक्स को मेंटेन कर सकते हो और अपनी अकाउंटिंग को परफेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे विश्वास है आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा क्या कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।